वेलकम बच्चों। गणित एकेडमी में आपका स्वागत है। ये नया चैनल है। मेरे पास 25 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड उम्मीद करूंगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों को काम में आएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझा सकूं। तो आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12th मैथ्स का है और उस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। बच्चों, आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, वेक्टर्स के बारे में आप पहले से जानते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। खाली मैग्नीट्यूड के जरिए आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं और अब जैसे किसी को बुखार हुआ है, ना हो, यही होप करूंगा, तो बुखार का पता हम टेम्परेचर से लगाते हैं। और अगर ये हो गया कि भाई किसी व्यक्ति को 100 डिग्री फीवर है, तो बस उतना सफिशियंट होता है पूरा डिस्क्रिप्शन देने के लिए। एक डॉक्टर उसी से समझ जाता है कि क्या प्रिस्क्रिप्शन उसको देना है। तो मैग्नीट्यूड अलोन पूरा डिस्क्राइब कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, फिजिक्स में अपने पढ़े हुए हैं। जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया। इन सब चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। वैसे वहीं दूसरी तरफ कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं जो खाली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं भी थोड़ा सा जल्दी से बता दूंगा आपको। तो बच्चों, वेक्टर्स जो होता है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड तो ऑफकोर्स होता ही होता है, लेकिन इस मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन भी नेसेसरी होता है। जैसे अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम ये बात करें कि हमें दो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, हमें ए से बी तक जाना है, तो यदि हम कोई भी रास्ता लेके चलते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हुए टहलते हुए अगर हम ये बी तक पहुंचते हैं, तो अब जैसे भी हम चले, हम एक पाथ लेंथ तो कवर करेंगे ही करेंगे। और ये जो पाथ लेंथ होता है, यहां पर हम कैसे भी चले, हमें जहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्शन को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे भी चल के बी तक आ सकते हैं। तो ये जो यहां से यहां तक आने में जो पाथ लेंथ हम कवर करेंगे, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। मान लो ए से बी तक आने में हमने 300 मीटर का पाथ लेंथ कवर किया, तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो 300 मीटर होगा। वहीं अगर अब जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आपने प्रैक्टिकली डेली लाइफ में देखा होगा कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक लंबा रास्ता होता है और एक शॉर्टकट होता है, कि हम ये कहते हैं कि शॉर्टकट से निकल जाएंगे तो हमारा समय बचेगा। तो ये जो शॉर्टकट होता है, यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बच्चों, ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। आपने भी देखा होगा कि जो आपके घर से कहीं जाने का अगर कोई शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट एक ही होगा और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। तो अब ये यहां पे मैग्नीट्यूड तो है, अब ए से बी तक आप शॉर्ट डिस्टेंस भी कवर करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस में जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन उस शॉर्ट डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे डायरेक्शन भी हो गया। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट, जो ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये ए से बी तक आने के लिए जो हम शॉर्टेज डिस्टेंस यूज करते हैं, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो ये दो क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है हमारा स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड से ही हम पूरी डिस्क्राइब कर सकते हैं चीजों को,
और दूसरा होता है वेक्टर, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें डायरेक्शन भी लाना होता है। तो हम इसमें आज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स में वो वेक्टर्स है। वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हालांकि आपने इन्हें पढ़ रखा है, आप क्लास 11 में फिजिक्स में इसे पढ़ चुके हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर हम फिजिकल अप्रोच ना लेके मैथमेटिकल अप्रोच लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक वेक्टर्स। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो मान लो कि हमारे पास, अब जैसे लाइन के बारे में आपको पता है, यू नो अबाउट लाइन। लाइन क्या होता है, जो कि दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक चले, इन्फिनिटी तक दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करे, दैट इज अ लाइन। मान लो ये हमारा लाइन एल है। अगर इसमें से हम कोई पोर्शन लेना चाहे, अगर हम कोई पोर्शन लेना चाहे, लेट अस सपोज कि एक ये पोर्शन हम इसमें से लेना चाहे, तो ये जो पोर्शन होगा जिसके पास दो एंड पॉइंट होगा, अगर हम ये पोर्शन लेना चाहे, जैसे हमने ये पोर्शन यहां पे ले लिया, तो ये पोर्शन ए बी, इसके पास दो एंड पॉइंट्स है। और बच्चों ये जो पोर्शन हम लोग लेते हैं, ये जो पोर्शन हमने लिया, अ पार्ट ऑफ द लाइन जो हमने लिया, इसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। ये लाइन ऑफ सपोर्ट है जिसको हम लोग लेते हैं, बार बार ये वर्ड यूज होगा लाइन ऑफ सपोर्ट। तो आप समझिएगा कि लाइन ऑफ सपोर्ट का मायने क्या होता है। लाइन ऑफ सपोर्ट कुछ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइन जिसको हमने फॉर आवर कंसीडरेशन ले रखा है। अब ये पार्ट ऑफ द लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब यहां पर देखिए, अब ये लाइन सेगमेंट को अगर हम एक डायरेक्शन दें, एक डायरेक्शन दें हमारे, अब हमने ये लाइन था, हमारा लाइन दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली चल रहा था। अब उसमें से हमने एक पोर्शन ले लिया जिसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगर इस लाइन सेगमेंट को हम डायरेक्शन दें, लाइक लेट अस सपोज दैट कि ये हमने इसको डायरेक्शन दे दिया फ्रॉम ए टू बी। अब यहां क्या होगा बच्चों कि जो आपका ए है, ये जो ए है, ये ए आपका कहलाएगा इनिशियल पॉइंट। ये आपका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। और जो बी है, ये बी आपका टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। ये बी टर्मिनल पॉइंट, यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ये बी आपका टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। और हम डायरेक्शन देके लिखेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए बी। ये एरो इंडिकेट करता है, एरो इंडिकेट करता है कि इसका डायरेक्शन क्या है। खाली ए बी तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब हमने इस पे ये एरो दे दिया तो इट मींस इट बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। इससे आप बता सकते हो, अब ऐसे लिखा है तो यहां से आप बता सकते हो ये जो ए है ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये जो बी है ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इसे हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बी। अब इसका लेंथ, ए बी का लेंथ कितना होगा, डायरेक्शन तो हमने पता कर लिया, डायरेक्शन हमारा फ्रॉम ए टू बी है, ये तो हमें पता चल गया। अब वेक्टर में क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए अगर हमें यह पता करना हो कि नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी मतलब ऐसे ए बी लिखना मतलब सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। तो ए बी का लेंथ जो होगा दैट विल बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, ये होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। तो यहां से अब ये एरो तो दे दिया डायरेक्शन, हम कहां किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन, और ये क्वांटिटी दे देगा आपको द लेंथ, जो लाइन सेगमेंट है ए बी उसका लेंथ कितना है। तो हमने कंप्लीटली हमने मैग्नीट्यूड बता दिया, हमने इसका डायरेक्शन दे दिया। तो और लिखेंगे कैसे, ऐसे। अब बच्चों होता क्या है कि हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो खाली हम अगर अल्फाबेट ऐसे लिखें, अब स्केलर को अगर लिखना है, स्केलर क्वांटिटी लिखना है, तो हम लोग इसको ए बी सी ऐसे करके लिखते हैं। ये हमारा
स्केलर क्वांटिटी। अगर यहीं पे अगर इन्हीं को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना हो, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में, तो हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स को। इस तरह से वेक्टर्स को दिखाते हैं, और इसको को हम लोग कहते हैं वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये है एक लाइन सेगमेंट है विच हैज अ डायरेक्शन एंड विच हैज अ मैग्नीट्यूड, इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर जो कि डायरेक्टेड एज अ लाइन सेगमेंट है। तो ये जो है हमारा वेक्टर, वेक्टर्स या वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो आई होप आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ी जानकारी हुई होगी कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर्स को हम लिखेंगे कैसे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हाँ तो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो पहला टाइप होता है वो जीरो वेक्टर होता है, हम उसको जीरो वेक्टर कहते हैं और नल वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो ये आप लिख सकते हैं अ वेक्टर, ये होता है अ वेक्टर whose magnitude इज जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे हम लोग जीरो वेक्टर लिखते हैं। या जैसे अगर कोई भी वेक्टर हो जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, इनिशियल या फाइनल पॉइंट सेम हो, तो वो सब जीरो वेक्टर देंगे, क्योंकि यहां पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड यहां पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो जो मैग्नीट्यूड, जो लेंथ होगा, लेंथ जीरो होगा, तो विल कॉल इट एज अ जीरो वेक्टर। और जीरो से इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं जीरो वेक्टर। जीरो लिख के उसके ऊपर डायरेक्शन दे देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा बच्चों, ये है यूनिट वेक्टर। आपको इसको ध्यान में रखना है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बच्चों वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है, यानी मैग्नीट्यूड जिसका वन हो जाए। ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड वन हो को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो अ वेक्टर whose magnitude is वन, या यूनिटी वन, या तो हम यूनिटी लिख सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर उसका वन हो गया, तो हम ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसे हम लोग अगर एबीसी वाले फॉर्म में लिखें, तो एबीसी वाले फॉर्म में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर जो होगा, या फॉर यूनिट वेक्टर हम ये लिख सकते हैं, फॉर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू वन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ज्यादातर हम लोग ऐसे ही ये स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। तो ऐसे भी लिखा जा सकता, कोई ये नहीं है कि दोनों में कोई डिफरेंस हो, बस ये मान लेते हैं कि जो आपका ए बी है उसका लेंथ मान लीजिए ए है। अब वो एक इट इज डायरेक्टेड, सो वी गिव एरो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन होता है। अब बच्चों यूनिट वेक्टर जो होता है इसको जनरली हम लोग कैप से डिनोट करते हैं। हम लोग लिखते हैं ए कैप इक्वल्स टू, अब इसको आप लिखेंगे वेक्टर ए, इसको ऐसे लिखेगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, दिस विल गिव यू यूनिट वेक्टर। ये आपको यूनिट वेक्टर देगा। इसे आप याद रखिएगा, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि इसको इस तरह से लिखने का क्या पर्पस है। फिलहाल यहां पे इतना ही जानना है कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है।
तो यूनिट वेक्टर का मतलब वो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। आगे बच्चों हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो बच्चों ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका डायरेक्शन सेम हो और जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। ध्यान दें, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, या यूं कहें दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स तब कहलाएंगे जब उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनके डायरेक्शन सेम होंगे और वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वल वेक्टर्स को हम लिख सकते हैं, ये इक्वल वेक्टर्स ये आपका होगा टू वेक्टर्स मान लो ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स कब? इफ नंबर 1 ऐसे करके लिखते दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड। दूसरी बात सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन। और तीसरी बात रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे जो भी वेक्टर्स होंगे जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई, ऐसे दो वेक्टर्स जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके डायरेक्शन सेम हो और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, ऐसे को हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो जो आगे बच्चों है एक और है लाइक वेक्टर्स। यहां पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वल वेक्टर्स और लाइक वेक्टर्स में। तो लाइक वेक्टर्स का बस इतना ही है कि दो वेक्टर्स अगर हैं और उनका डायरेक्शन सेम है, इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, नॉट एन इश्यू, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग लाइक वेक्टर्स कहते हैं। तो लाइक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है। ऐसे दो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर जो है आपका लाइक वेक्टर्स कहलाता है। आई थिंक इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे जो हमारा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है, ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो बच्चों अगर दो वेक्टर्स आपके पास है, और वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, टू वेक्टर्स whose direction are opposite to each other are said to be negative vectors। तो ऐसे दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। जैसे अगर मान लो कि ए बी है, एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर बी ए है। अब यहां देखिए, यहां पे इसका इनिशियल पॉइंट ए है और यहां पे इनिशियल पॉइंट बी है। अगर हम रिप्रेजेंट करें ऑन द लाइन सेगमेंट, तो ये इस तरह चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। और वहीं अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो आप देखोगे कि अगर ये ए बी है तो अब इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया। नाउ दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। तो लिखेंगे कैसे? तो हम ये बी ए को लिख सकते हैं, बी ए को भी राइट एज माइनस ऑफ ए बी। वेक्टर बी ए इज माइनस ऑफ वेक्टर ए बी। आपको यह भी ध्यान में रखना है, आगे इसका काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्रम में। नाउ कोलिनियर वेक्टर्स, अगला जो है हमारा बच्चों वो है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में हम देखते हैं।
कि हमारा कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। तो बच्चों अब देखिए यहां पे कोलिनियर वेक्टर्स की थोड़ी हमारे वेक्टर्स में जो है थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है। अब कोलिनियर पॉइंट्स जब हम कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आपको पता रहता है कि अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो दे आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहां भी ऐसे हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स को कोलिनियर हम कहेंगे कब, जब दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन और उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। Vectors which are parallel to the same line and whatever be the magnitude. Parallel to the same line होना चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये ऐसे जो है ऐसे ये होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास ये लाइन है, अब हमारा लाइन सेगमेंट है ये ए बी, ये अब यहां पे ले लीजिए। देखिए यहां पे ये जो है वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, हम इसको कोलिनियर कहेंगे, इसको कोलिनियर कहेंगे। ऑफकोर्स ये कोलिनियर है, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी आर कोलिनियर। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक और वेक्टर यहां पे आ जाए, वेक्टर मान लो ई एफ, ऐसा कोई वेक्टर आ जाए तो ये वेक्टर भी इसको कोलिनियर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है कि वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये तो है ही है, लेकिन अगर पैरेलल हो जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सी डी है या डीसी भी कर सकते हैं हम लोग, ये डीसी और ई एफ ये भी कोलिनियर होंगे, आर कोलिनियर, ये भी कोलिनियर होंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल टू ईच अदर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो बोथ द वेक्टर्स विल बी कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। और कोलिनियर वेक्टर्स के लिए आप आगे पढ़ोगे एक चीज जो है कि कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए वेक्टर ए शुड बी सम मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। अगर ये प्रूव हो गया तो ए और बी कोलिनियर वेक्टर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को कोलिनियर होना है तो वेक्टर ए विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वेक्टर बी या सम मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, आगे आते हैं। अब एक है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल इन द सेम प्लेन, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे कि वो वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो जैसे अब ये है, मान लो एक ये प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है, मान लीजिए इसमें कुछ वेक्टर्स हैं, ये अब मान लो ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब अच्छा ये तीनों वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, दे आर द सेम प्लेन, तो दे विल बी कोप्लेनर वेक्टर्स। साथ ही साथ में आप अगर वेक्टर ये है, एक वेक्टर डी है, ये भी तो इसी के प्लेन के वेक्टर के पैरेलल है, तो इसको भी आप कोप्लेनर कहोगे। तो कोप्लेनर मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास और दोनों ही पैरेलल हैं टू द सेम प्लेन, तो वी कॉल देम एज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर डी भी इनको पैरेलल होगा, सेम प्लेन में है तो कोप्लेनर। तो आपको यह याद रखना है एक चीज कि एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, एनी टू वेक्टर्स
एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो ये जो था बच्चों आज ये वेक्टर्स के बेसिक्स थे जो आपको जानने हैं। इन्हें जानेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे हम इनका यूज करेंगे। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं। मैं जीरो वेक्टर कहूंगा तो क्या है, मैं यूनिट वेक्टर कहूंगा तो यूनिट वेक्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको कोप्लेनर कोलिनियर वेक्टर का पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपको पता होंगी तो आगे आपको जो क्वेश्चंस करेंगे आप, तो उसमें या आगे जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एंड आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि कुछ सुझाव है इसके इंप्रूवमेंट करने के लिए तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ आज के वीडियो में यदि आपको कुछ डाउट आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से जरूर उसका आंसर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक टेक केयर।